जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है SSCB। सो गाइज, आज के हमारे सेशन में हम लोगों ने पिछले वर्षों में आए हुए जो प्रश्न होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसको आज डिस्कस करना है। बेसिकली हमारे इस सेशन में हम लोगों का मेन फोकस रहेगा ज्योग्राफी के ऊपर और जो पेपर है वो है SSC का CHSL यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। तो गाइज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या आ जाती है कि आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं एसएससी वाले, ये दोबारा से रिपीट करे जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस को आंसर बना देंगे और आंसर को कई बार क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं, क्योंकि एसएससी कई बार क्या करता है, पेपर्स जो हमारे आते हैं उसमें क्वेश्चंस को रिपीट करता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज द काम एरिया। जो साइक्लोन का सेंटर होता है वो एक काम एरिया होता है, वहां पे कोई हलचल नहीं होती है। इट इज कॉल्ड ऑफ द स्टॉर्म, कॉल्ड द ऑफ स्टॉर्म, मतलब कि ये क्या स्टॉर्म का क्या कहा जाता है इसमें से। तो यहाँ पे क्या है, उसे हेड कहते हैं, आई कहते हैं, आर्म कहते हैं या फिर हार्ट कहते हैं। तो गाइज ये इट इज कॉल्ड द डैश ऑफ द स्टॉर्म, यहाँ पे डैश आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहा जाता है एक तरीके से स्टॉर्म का। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा आई। ठीक है गाइस, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो, तो आई है एक वो रीजन होता है जो काम वेदर, यानी कि एक शांत वहां पे क्या मिलेगा आपको, एक वातावरण मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम आई कहते हैं। और ये सर्कुलर एरिया होता है, एक तरीके से जो स्टॉर्म होता है वो ऐसा मिलेगा आपको। तो ये जो बीच वाला एरिया है, ठीक है, ये बीच वाला एरिया दैट इज आई। अब ये 30 से 65 किलोमीटर डायमीटर में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये वाला हो गया आपका बीच सेंटर एरिया, ये हो गया आपका काम वाला एरिया। ठीक है, तो ये आपको बहुत बड़ा देख लीजिए, यहाँ पे 30 से 65 किलोमीटर का डायमीटर भी इसमें कई बार होता है। तो ये हो गया आपका एक तरीके से वो रीजन जहां पे पर्टिकुलरली शांत माहौल बना रहता है। दूसरा आता है, शोर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो भारत के किस स्टेट में शोर टेम्पल स्थित है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा, तो गाइस पहले ऑप्शन देख रहे थे, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो आपको पता है कि तमिलनाडु में स्थित है हमारा शोर टेम्पल। ठीक है, और इसको बनाया गया था ग्रेनाइट के ब्लॉक से, यानी कि ग्रेनाइट की ईंटों से इसे बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। और ये साउथ इंडिया का सबसे मतलब एक तरीके से पुराने, अगर हम टेम्पल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे शोर टेम्पल का नाम आएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आर द दिलवारा टेम्पल ऑफ जैनिज्म लोकेटेड। तो जैनिज्म से रिलेटेड जो दिलवाड़ा के टेम्पल्स हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, इंदौर, भुवनेश्वर, माउंट आबू या फिर जयपुर। तो यहाँ पे गाइस हमारा सही आंसर होगा माउंट आबू। ये माउंट आबू कहाँ पर है गाइस, राजस्थान में है। तो ये जो दिलवाड़ा के टेम्पल्स है ये रिलेटेड है जैनिज्म से। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिल गया। माउंट आबू ये एक पॉपुलर हिल स्टेशन है अरावली रेंज का। और ये जो अरावली रेंज है, ये अरावली रेंज भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला और दुनिया की भी सबसे पुरानी श्रृंखला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये हो जाती है। अगर वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज अगर आपसे पूछा जाएगा, दैट इज अरावली माउंटेन। ठीक है, और अरावली की क्या हो जाएगी गाइस, यहाँ पे अरावली की सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो आपने मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, जैनिज्म को किसने फाउंड किया था, तो ये क्या था, वर्धमान महावीर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। What is the ऋग्वेदिक नेम ऑफ द रिवर रावी। तो रावी रिवर का ऋग्वेदिक नेम क्या होगा। आपको पता है ऋग्वेद में जो भारतीय नदी है उन सबके पर्टिकुलरली ओल्ड नेम्स दे रखे हैं। वितस्ता बहुत बार आता है, विपाशा बहुत बार आता है एग्जाम्स में, यूपीएससी बहुत पूछता है। तो यहाँ पे आपने रावी का बताना है, वितस्ता, अस्किनी, शत्रुधि या फिर पुरुषणी। तो यहाँ पे सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट आंसर होगा गाइज, क्या होगा वो, यहाँ पे रावी का है पुरुषनी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया डी। और यहाँ पे देख लीजिए, सिंधु को हमने इंडस, मतलब ये जो इंडस है आज की डेट में मॉडर्न नाम, वो उसका पुराना नाम है ऋग्वेदिक सिंधु। झेलम आज की डेट में जो नाम है वितस्ता, ये बहुत आता है, यूपीएससी से पूछता है। अस्किनी हो गया चेना, पुरुषानी रावी, विपाशा ब्यास, शत्रुधि या शत्रुधि ये हो गया आपका सतलज, ये हो गया घुमल, ये गोमती नदी। तो ये हमारे ऋग्वेदिक नेम्स हैं और ये आज की डेट के मॉडर्न नेम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही हो जाती है। ठीक है, द लेयर इज द अपर लिमिट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर इज एक्सटेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द थर्मोस्फेयर। अब यहाँ पे बताना है कि हमको वो ऐसी कौन सी लेयर है जो सबसे टॉप मोस्ट में रहती है भारत के, मतलब एक तरीके से जो इंडिया का, जो वर्ल्ड का एक तरीके से एटमॉस्फेयर है, उसमें आपको लेयर से पता है। तो लेयर्स 5 होती है।
यहाँ पे होगा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो ये बोल रहा है सबसे टॉप ऑफ द थर्मोस्फेयर की लेवल कौन सी आती है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, दैट इज एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर क्या होगा, हमारा स्पेस, हमारा ब्रह्मांड जो हमको यहाँ से दिखता है ना स्पेस काले रंग का, तो वो होता है हमारा एक्सोस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे मैंने अच्छे से डिस्कस भी किया है। ये अपर लिमिट होती है हमारे एटमॉस्फेयर की। ये बेसिकली हीलियम और हाइड्रोजन से बनी हुई होती है। और ये जो अर्थ का जो सबसे नीचे का जो एक तरीके से लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर, जो मैं आपको बता चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन तिब्बत। तो तिब्बत में ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग किस एनिमल को यूज करते हैं, आपका आएगा कैमल, काउ, बुलक या फिर याक। तो कैमल तो आप हटा दीजिए क्योंकि कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। काउ भी नहीं होगा, बुलक भी नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा याक। तो याक का आपको पता है ना, याक के ये लोग क्या करते हैं, बाल निकालकर उससे कपड़े एक तरीके से उससे वुलन क्लोथ भी बनाते हैं। अब टू स्केल माउंट एवरेस्ट माउंटेनियर्स नीड टू गो टू। अगर आपने माउंट एवरेस्ट में चढ़ना है तो आपको कहां पे जाना पड़ेगा, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम हो गया आपका पीक 15। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेपाल में इसे सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट अगर आपने चढ़ना है, जाना है आपने, तो आपको कहां पे जाना पड़ेगा, आपके ऑप्शन है म्यांमार, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जाएंगे नहीं, म्यांमार जाएंगे नहीं, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया नेपाल। ठीक है, तो नेपाल में है एक तरीके से माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ये है 8848.50 या फिर 48 मीटर भी आप इसको कह सकते हो। ये हो गया आपका 8848.86। कई बुक्स में आपको 4850 तो अलग अलग ये देखने को मिल जाता है। तो ये पहले 8850 थी, तो 2 इंच इसकी एक तरीके से 2 मीटर इसकी कम हुई है यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, What is the range of the intensity scale used in measuring earthquake? तो भूकंप का प्रकोप एक तरीके से इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि वो किस एक तरीके से किस दबाव से आया, एक तरीके से कितनी पावर से आया, इंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखना है कि जो भूकंप की प्रवृत्ति थी, ठीक है, मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, तो यहाँ पे भूकंप की इंटेंसिटी स्केल जो होता है, मर्केली होता है, रिक्टर स्केल होता है, रिक्टर में 1 से लेकर 10 तक होता है, मर्केली में 1 से लेकर 12 से होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम रेंज पूछ रहा है अर्थक्वेक की, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 1 to 10 कहीं पर भी नहीं है। तो 1 to 10 किसका होता है गाइस, रिक्टर का होता है। तो यहाँ बेसिकली इन्होंने किसके पर बात करी है, मर्केली स्केल की बात करी, तो वो होता है 1 से लेकर 12 तक, ये होती है इसकी इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखना है कि ये 1 to 12 होता है आपका मर्केली, जिसमें मर्केली स्केल इसको बोलते हैं। तो ये अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापता है। एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है इंटेंसिटी। तो यहाँ पे आपने दोनों चीज पे ध्यान देना है। एक जैसे ही एक होता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या करता है, एक पर्टिकुलर पेपर में, जैसे आपने देखा होगा ईसीजी, तो वहाँ पे इस प्रकार से वो भूकंप को डिनोट करता है ग्राफ के हिसाब से। लेकिन अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो पर्टिकुलरली उसके लिए एक स्केल चाहिए होता है। अगला क्वेश्चन है, Which is the largest uranium producing country in the world? तो यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? आपके यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे उज्बेकिस्तान, यूएसए, इंडिया और कजाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली अब यहाँ पे सोचने वाला तथ्य ये है कि तो जो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम का, उसको हम कजाकिस्तान कहते हैं। कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है कि और देश में नहीं है। अब ऐसा हो सकता है कि और देश ने अभी तक उसको यूज ही ना करा हो, और देश अभी तक उसको मिला ही ना हो। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली ये आता है कि यूरेनियम सबसे ज्यादा निकालता कौन है, कजाकिस्तान निकालता है, हालांकि वो और कंट्रीज वहां से उसको लेके चले जाती है। अगर हम बात करें सेकेंड रैंक की, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कनाडा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का क्या होता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज्यादा मतलब ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज्यादा ट्रेड जो यूरेनियम का है वो भारत से है। भारत बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से जो यूरेनियम है अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए लेता है, वो ऑस्ट्रेलिया से लेता है। तो यहाँ पर आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि सभी कंटिनेंट्स में तो यूरेनियम मिल जाता है, लेकिन जो हमारा एंटार्क्टिका है यहाँ पे यूरेनियम नहीं मिलता है, यहाँ पे अभी तक खोज नहीं करी है, मिल सकता है हालांकि। विच जोन सेपरेट द क्रस्ट एंड मेंटल? तो कौन सी जोन क्रस्ट मेंटल को अलग करती है? तो आपको पता है क्रस्ट होती है सबसे ऊपर वाली लेयर, जो कि 50 किलोमीटर संभावित मानी गई है। मेंटल होती है आपकी 2900 किलोमीटर तक, और हो गया लास्ट में कोर। ठीक है, ये हो गया आपको 6000 किलोमीटर तक। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सी जो लेयर है पर्टिकुलरली सेपरेट करती है आपको क्रस्ट और मेंटल को। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया मोहो। मोहो एक लेयर है, एक
मोहो भी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने नाम पर ही इस लेयर का नाम रखा हुआ है। तो ये मोहो जोन क्या करता है, सेपरेट करता है क्रस्ट और मेंटल को। ठीक है, ये लिथोस्फीयर में एंटायरली लाई करती है। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है, जमीन वाला लेयर जो कि होती है हमारी क्रस्ट मेंटल कोर। ठीक है, इसको 1909 में खोजा गया था, मतलब कि एक तरीके से डिस्कवर्ड किया गया था। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी दादर एंड नागर हवेली। तो यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, इन दोनों को 26 जनवरी 2021 में मर्ज कर दिया गया था। पहले ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, एक गुजरात में एक बॉम्बे में यानी कि महाराष्ट्र में। तो अब इन दोनों को जोड़कर एक ही कर दिया गया है, दादर एंड नागर हवेली, और इनकी कैपिटल बना दी गई है दमन। तो यहाँ पे आपने यूनियन टेरिटरी दादर और नागर हवेली की क्या बतानी है, उस टाइम पे ये जो कैपिटल है ये बतानी है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा गाइस, हमारा आंसर पोर्ट ब्लेयर किसकी है, पोर्ट ब्लेयर है अंडमान एंड निकोबार की। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा दादर और नागर हवेली का, तो ये होगा हमारा सिलवासा। ठीक है, यहाँ पे मैंने अच्छे से एक तरीके से डिस्क्राइब करा हुआ है कि 26 जनवरी 2020 को, ये 2021 नहीं है, 2020 है, 26 जनवरी 2020 में पार्लियामेंट ने इन दोनों को मर्ज कर दिया था। किसको, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव को, और इनकी जो कंबाइन कैपिटल रखी गई थी वो दमन रखी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, मरमागांव पोर्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो मरमागांव पोर्ट है, ये पर्टिकुलरली आपको किस स्टेट में देखने को मिलता है, तो ओडिशा, वेस्ट बंगाल, गुजरात और गोवा। तो गुजरात, तो एक क्वेश्चन ये आता है गुजरात का कि सबसे ज्यादा तट रेखा जो इसकी बाउंड्री है वो किस स्टेट की है, तो वहां पे हमारा आंसर आता है गुजरात। सेकंड नंबर में आता है हमारा आंध्र प्रदेश। तो गुजरात में और महाराष्ट्र में आपको पता है बहुत ज्यादा पोर्ट्स हैं, लेकिन जो मरमागांव पोर्ट है बेसिकली, तो ये हमारा जो मरमागांव पोर्ट ट्रस्ट इसको हम बोलते हैं, तो ये पहली बात तो वेस्टर्न इंडिया में पड़ता है। एक हो गया ईस्टर्न कोस्ट, एक हो गया वेस्टर्न कोस्ट। तो ये वेस्टर्न कोस्ट में आपको गोवा में मिलता है। ठीक है, तो गोवा क्या क्या है, सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा स्टेट है भारत का। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, रॉक आपको तीन टाइप के देखने को मिलेंगे। ठीक है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक वो होते हैं जब आपका लावा होता है, यानी कि जो आपका मैग्मा होता है वो बाहर आ जाता है और ठंडा हो जाता है जमीन पे आकर, तो वो पत्थर के रूप में शेप ले लेता है, तो उसे हम बोलते हैं इग्नियस। जैसे कि आपका हो गया ग्रेनाइट, तो ग्रेवो हो गया, तो ये आपके क्या हो गए, इग्नियस रॉक हो गए। इसके बाद आता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं, जो नदी अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है और जो उससे पत्थर बनते हैं, उसके द्वारा जो भी प्रक्रिया के बाद, वेदरिंग के बाद, प्रेशर के बाद, हीट के बाद पत्थर का निर्माण होता है, और उसके बाद आता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, ये दोनों जब इन पे एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है तो ये विखंडित टूट जाते हैं, और ये अंत में जाकर क्या बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जिस पत्थर को तोड़ के आपको सैंड यानी कि आपको एक तरीके से रेत का अभाव होगा, आपको दिखेगा रेत, तो वो हो गया आपका सेडिमेंट है, क्योंकि सेडिमेंट होता ही रहता है एक तरीके से। ठीक है, और जिस पत्थर को तोड़कर आपको छोटे छोटे एक तरीके से पत्थर के टुकड़े मिलेंगे, दैट इज इग्नियस रॉक, क्योंकि वो बहुत हार्ड होते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक में आपका आ गया संगमरमर, क्योंकि क्ले हो गया, एक लाइम स्टोन हो गया, ठीक है, ये सब मिलके क्या बनते हैं, आगे जाकर मेटामॉर्फिक में संगमरमर बनते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये हो गया मार्बल, सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज और डायमंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा मेटामॉर्फिक का मतलब है चेंज ऑफ फॉर्म। तो ये जो चेंज ऑफ फॉर्म है, यहाँ पे सैंडस्टोन क्या है, एक तरीके से हमारा ये है सेडिमेंट्री रॉक। सैंडस्टोन के नाम से बदल गया होगा कि जो एक तरीके से रेत का पत्थर, तो ये सेडिमेंट्री रॉक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं। अगला आएगा, व्हाट इज द पार्क स्ट्रेट। व्हाट डू यू मीन बाय पार्क स्ट्रेट, पार्क स्ट्रेट क्या है। ठीक है, बहुत बार सुर्खियों में भी रहता है। तो पहली बात तो स्ट्रेट में आपको बता दूं, स्ट्रेट क्या होता है कि जो दो लैंड, दो जमीन को आपस में अलग करता है और दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा भारत का जो नीचे वाला तट है वो कुछ इस प्रकार का है, तो यहाँ पे ये आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र है, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे कहीं आपको मिलेगा पार्क स्ट्रेट। यहाँ पे आपको एडम ब्रिज भी मिलेगा, राम सेतु जिसे हम कहते हैं।
ठीक है, यहाँ पे आपको मालाबार कोस्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको कोरोमंडल कोस्ट मिलेगा, लेकिन पर्टिकुलरली ये वाटर बॉडी ये हो गया आपका बे ऑफ बंगाल, ये हो गया यहाँ पे आपका अरेबियन सी, क्योंकि नीचे हो गया आपका इंडियन ओशन। तो यहाँ पे दो वाटर बॉडीज को आपस में जो जोड़ रहा है दैट इज पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट क्या करता है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है कि ये बाउंड्री लाइन है हमारे इंडिया और चाइना के बीच में नहीं है, इंडिया चाइना के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको तो हम मैकमोहन कहते हैं। अब ये बाउंड्री लाइन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, नहीं, इंडिया एंड पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है उसे हम तो रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ये एक बॉर्डर लाइन है बिटवीन चाइना एंड इंडिया इन द वेस्टर्न साइड, चाइना और इंडिया के वेस्टर्न साइड में एक बॉर्डर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये एक वाटर बॉडी है दैट सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका। हाँ, तो ये हो गया आपका इंडिया की जमीन, ये हो गया श्रीलंका की जमीन, तो ये एक वाटर बॉडी है जो इन दोनों को अलग करती है, ठीक है, और दो पानी को आपस में जोड़ती भी है। अंत में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द सनराइज फर्स्ट अपीयर। तो कौन से स्टेट में सबसे पहले सूर्य उगता है, ठीक है, सनराइजेस होता है। जैसे कि सूर्योदय का देश कौन सा है, जापान है, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, जापान में होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सनराइज सबसे पहले कहाँ होता है, तो ये हो गया आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। तो आपको पता है यहाँ पे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे जो ईस्ट में पड़ेगा वही वहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले क्या होगी, एक तरीके से सुबह होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का भी एक गांव है जिसको हम क्या कहते हैं, एक तरीके से डोंग गांव, ठीक है, एक बहुत छोटा सा विलेज है, ये सबसे कोने में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो सन की रेज हैं वो रिसीव होती हैं। और ये जो अरुणाचल प्रदेश है हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स में सबसे बड़ा स्टेट है क्षेत्रफल के हिसाब से। 7 सिस्टर्स कौन कौन से हो गए आपके, अरुणाचल हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, ये 7 होते हैं हमारे 7 सिस्टर, ठीक है। तो गाइस ये था हमारे आज कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस लाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि किसी और सब्जेक्ट का भी आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो पर्टिकुलरली आपको किस चीज़ पे एनालिसिस चाहिए। तो गाइस मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।